सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रत। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाला है और अभी भी उड़ीसा में और एमपी ग्रुप 5 का हो, राजस्थान का हो, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग इस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं यहीं पे तो हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सेमेस्टर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज पैथोलॉजी एज वेल एज आप लोगों के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहीं पे एमसीक्यू के मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। तो फिर चलिए चलते हैं गाइस, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, ये जो चार की चार ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके जो व्हिच डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो वायरसेस का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटीमाइकोटिक हो, एंटी पैरासिटिक हो या फिर ऑल ऑफ द अबव। गाइस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ठंडे दिमाग से इसको सोचिएगा। मतलब हमारे जो वायरसेस होते हैं दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ऑब्वियसली उसका साइज जो होता है, अगर आप लोग देखेंगे तो उसका साइज जो रहता है तो थोड़ा सा नैनोमीटर से रहता है और इसके साइज के बारे में आगे क्वेश्चंस आएगा, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग देखने वाले हैं ये कि ये जो अगर हम लोगों को कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर सपोज जैसे कि कोरोना वायरस से भी चल रहा था। ठीक है, तो कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज है। तो अगर वायरल डिजीज हमको हुआ है, अगर हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स यानी जो ड्रग्स या फिर जो ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं टू किल और टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिजम्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर एज वेल एज इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। सेकेंड इज द एंटीमाइकोटिक। माइकोसिस क्या होते हैं, क्या गाइस आप लोगों को ये पता है माइकोसिस क्या होते हैं? सो व्हाट आर माइकोसिस? माइकोसिस आर द फंगल इन्फेक्शंस और द फंगल डिसीजेस आर आल्सो कॉल्ड एज माइकोसिस। MYCOSES माइकोसिस। तो माइकोसिस का रिगार्डिंग यानी कोई भी अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, फंगस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एज वेल एज उसे किल करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीमाइकोटिक। ठीक, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे एंटी पैरासिटिक। तो पैरासाइट्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, लिस्मनिया हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द पैरासाइट्स। सो पैरासिटिक इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय या फिर उसको किल करने के लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं, जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी पैरासिटिक। सो यहाँ पे तीन के तीन ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो फिर आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग ले रिगार्डिंग दिस वायरल इन्फेक्शन। अगर हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो इसका कौन सा इफेक्ट जो है नहीं आएगा ऑन वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर तो पता चल ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या होता है यहीं पे? ऑल ऑफ द अबव का मतलब यहीं पे ये होता है कि चाहे आप लोग एंटीबायोटिक्स लें, चाहे आप लोग एंटीमाइकोटिक ले सकते हैं, चाहे आप लोग एंटी पैरासिटिक ही क्यों ना ले सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है ये वायरस के ऊपर नहीं पड़ेगा। वायरस जो होते हैं वायरस होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा। गाइस ये चीज आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? क्योंकि जैसे कि वायरस का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ होता नहीं है, इसीलिए कोई भी ड्रग्स आप उसे दे, एंटी पैरासाइटिक, एंटीबायोटिक या फिर एंटीमाइकोटिक, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये दिया गया है। सो बेसिकली वायरसेस आर द, सो वायरसेस जो होते हैं क्या होते हैं बेसिकली, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछता ही रहता है, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत ही जनरल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, अमीनो एसिड्स एज वेल एज आप लोगों को दिया गया है लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। तो वायरसेस जो होते हैं उनका नेचर जो होता है वो होते क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कौन सा प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन क्या होते हैं ये?
वायरसेस क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दे डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वायरसेस क्या होते हैं, क्या ही होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूक्लियर प्रोटीन। कितने टाइप ऑफ प्रोटीन आप लोगों ने सुना होगा, कितने टाइप ऑफ प्रोटीन आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन गाइस यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो बेसिकली वायरसेस आर द न्यूक्लियर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नेकेड वायरसेस आर दोज वायरसेस हुज हैव। तो हमारे जो वायरसेस होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा टू टाइप्स का होते हैं। तो कैसे टू टाइप्स का होते हैं, सो वायरसेस एक के पास ना एक चीज होता है, क्या मैं बताऊं, नहीं मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये चीज आप लोग आंसर में बताएंगे पहले, उसके बाद ही जाके मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, एक वायरस के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होता है जिसके बदले से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, लाइक दैट ऑफ द कैप्सूल्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास कुछ कैप्सूल्स रहता था ना, ठीक है, तो वो एनकैप्सुलेटर बैक्टीरिया जो होते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसीलिए वायरसेस के पास भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा रहता है जो कि ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, और जिसके पास वो चीज नहीं रहता है उसे हम लोग नेकेड वायरसेस बोलते हैं, नेकेड वायरसेस बोलते ही हैं, ठीक है। तो ये इतना ही हिंट से तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है इतना ही हिंट से तो आप लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी। सो नेकेड वायरसेस आर दोज वायरसेस हुज हैव, दे उनके पास एब्सेंस ऑफ एनवेलप रहता है, उनके पास एनवेलप नहीं रहता है। तो एनवेलप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, एनवेलप तो ये खुद को ना प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है वायरसेस को, ठीक है। तो जो वायरसेस के पास एनवेलप होता है उसे हम लोग एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, एनवेलप्ड वायरस। और जिसके पास नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ना, उससे हम लोग नेकेड वायरसेस बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज आप लोग देख पा रहे हैं यहीं पे कि नेकेड वायरसेस हम लोग किसे बोलते हैं, एज वेल एज एनवेलप्ड वायरसेस हम लोग किसे बोलते हैं। तो इसी चीज में एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एनवेलप्ड वायरस का नाम पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मेरे को, मुझे भी थोड़ा सा पता चले आप लोगों को एनवेलप्ड वायरसेस का नाम पता है या फिर नहीं। जल्दी से बता दीजिए। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप लोगों के लिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वायरसेस आर मेजर्ड। तो वायरस जो होते हैं, ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से बता चुकी हूँ, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, हाँ, दे डोंट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसके ऊपर ना ही फंगल जो होता है, फंगल ट्रीटमेंट, एंटीमाइकोटिक, एंटीपैरासिटिक या फिर एंटीबायोटिक, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना डेंजरस होता है आप लोग समझ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। सो क्वेश्चन हियर इज, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स वायरसेस आर मेजर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर। तो ये 4 ऑप्शन में से आप लोगों को ये बताना है वायरसेस किस चीज से वायरसेस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना साइज होता है वायरसेस का, कितना साइज होता है, 20, 30 या फिर कितना होता है, ग्रेटर लेस देन 200 नैनोमीटर, लेस देन 300 नैनोमीटर, क्या होता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, वायरसेस का साइज कितना होता है। तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वायरसेस जो होते हैं हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं, इसे नैनोमीटर से। कौन सी चीज से, नैनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं वायरसेस को, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आप लोगों का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वायरस कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो वायरस ना जनरली उसको हम लोग कल्टीवेट या फिर ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज होता है, जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया को कर लेते हैं। हमको पता है हमारे पास मीडिया जो अगर वगैरह होते हैं, मीडिया जो होते हैं कल्चर मीडिया होते हैं, हमारे पास ब्लड अगर होता है, हमारे पास एक्सएलडी होता है, हमारे पास क्लेड अगर होता है, हमारे पास मैकनकी अगर होता है, हमारे पास बहुत सारे अगर मीडिया जो होता है प्रेजेंट होता है, जिसके बदले से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कल्टीवेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं या फिर कल्चर कर सकते हैं। लेकिन वायरस को जनरली हम लोग कल्चर नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस और फॉर स्टडी, ऐसा ही इस चीज के लिए हम लोग वायरस को कल्टीवेट करते हैं। वायरस को हम लोग किस चीज से कल्टीवेट करेंगे, ब्लड अगर से, एक्सएलडी थायरमैटिन मेथड, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। कितना कंफ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। एक्सएलडी थायरमैटिन मेथड दिया है, बोथ भी दिया है, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी दिया है। बताइए जल्दी से बता दीजिए मेरे को कि वायरसेस आर कल्टीवेटेड इन, हम लोग इसे ब्लड अगर पे कर सकते हैं क्या, नो। एक्सएलडी अगर पे कर सकते हैं क्या, नो।
तो अगर इस पे नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, तो किस पे होगा? बोथ ऑफ द अबव पे भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दीज पे होगा। तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पे मतलब होता है वायरसेस हम लोग किस पे करते हैं? कल्चर किस पे करते हैं? कल्टीवेट लिविंग होस्ट के ऊपर। एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है एक वायरसेस को, ताकि वो उसको अपने कंट्रोल में रख सके। उसको चाहे वो अपना सेल्स को, जो सेल को ट्रांसफॉर्म कर दे इन द होस्ट बॉडी, या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, उसका साइटोसाइडल इफेक्ट होता है। अगर वो वायरस एंट्री करता है हमारे बॉडी में, अगर हमारे जो सेल्स होते हैं उसे अगर वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं इट हैज साइटोसाइडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? साइटोसाइडल इफेक्ट। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन वो सेल का डेथ नहीं कराते, वो सेल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, सेल को प्रोलिफरेट कर लेते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। नाम तो सुना ही होगा। ऑन्कोजेनिक वायरसेस आर द वायरसेस दे don't cause any death to the cells, they only proliferate or they transform the cells। क्योंकि उनके पास जो होता है मेन की होता है, मेन की यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है उनका टारगेट उसी पे रहता है, उसी पे ही जाके वो पूरा टोटल कंट्रोल करने लगते हैं। एंड दे आर नथिंग बट द वायरसेस, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा लीजेंट। ठीक है, सो दे आर द वायरसेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is are methods of cultivation of viruses। अगर हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए वायरस को कल्टीवेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या फिर कल्चर कर रहे हैं, तो कौन से मेथड से हम लोग कर सकते हैं? एनिमल इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग, टिश्यू कल्चर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आप लोग ऑल ऑफ द अबव टिक तो कर ही लोगे, मुझे पता है, लेकिन अगर सच बताऊं तो कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बुक में। बुक में डायरेक्टली दिया है एनिमल इनोकुलेशन, यानी कौन से एनिमल से आप लोग इनोकुलेट कर सकते हो, कौन से माइस से कर सकते हो, रैबिट से कर सकते हो, गुइनिया पिग से कर सकते हो। तो ये जो होता है हम लोग वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं ऑन एनिमल्स लाइक माइस और रैबिट, एंड उसके बाद वी स्टडी, हम लोग देखते हैं कि ये मर गया, जी गया, कुछ हो गया, ऐसा करके हम लोग देखते हैं। एंड दैट फर्स्ट मेथड इज द एनिमल इनोकुलेशन। सेकंड मेथड इज द एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है EMBRYO। एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है, जो एग होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने तो खाया होगा, हेन का एग तो खाया होगा, डक्स का एग जो होता है थोड़ा सा बड़ा साइज का रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका जो होता है एम्ब्रियो रहेगा, एम्ब्रियो जो रहेगा जिसके अंदर में, दैट इज कॉल्ड एज एमनियोटिक सैक। उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा तो येलो कलर का पार्ट होता है, दैट इज द योक सैक। ठीक है, योक सैक होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एलेंटोइक कैविटी। आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे एलेंटोइक कैविटी। एंड सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन और द CAM। ये होता है एम्ब्रियोनेटेड एग में। हम लोग 4 मेथड से एग के अंदर में हम लोग वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टिश्यू कल्चर। टिश्यू को कल्चर करके भी हम लोग पता कर सकते हैं और या फिर कल्टीवेट कर सकते हैं वायरसेस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को और कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि दिया गया है, पॉक्स वायरसेस आर द। पॉक्स वायरसेस सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पॉक्स वायरसेस आर द व्हाट? दे आर द DNA वायरसेस, दे आर द RNA वायरसेस, बोथ DNA एंड RNA वायरसेस, या फिर अमीनो एसिड्स। तो पहले एलिमिनेट मेथड से हम लोग सीखेंगे कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, छोड़ने तो वाले हैं नहीं, कुछ तो करेंगे। कैसे करेंगे, पहले एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं। सो पॉक्स वायरस दिया है, एक अमीनो एसिड तो नहीं होगा क्योंकि वो हम लोगों ने देख लिया था, दैट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, तो अमीनो एसिड्स नहीं होगा। हम लोगों का बच गया 3 बच गया, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, बोथ DNA एंड RNA वायरस। तो वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लोग देखोगे, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लोगों को मिल जाएगा कि एक वायरस जो होता है उसके अंदर में इधर DNA होगा, इधर RNA होगा, बोथ प्रेजेंट नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? समझ में आया क्या? वायरसेस जो होते हैं उसके अंदर में सिर्फ तो DNA वायरस रह सकता है या फिर सिर्फ RNA वायरस रह सकता है। बोथ DNA एंड RNA वायरस कैंट बी टुगेदर इन एनी ऑफ द इंडिविजुअल वायरस। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ये भी नहीं होगा, बोथ तो होगा ही नहीं। तो पॉक्स वायरस जो होता है इधर DNA वायरस हो सकता है और फिर RNA वायरस हो सकता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीएनए वायरस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, दैट इज द डीएनए वायरस। ठीक है, तो पॉक्स वायरस जो होता है, थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ आप लोगों को। पॉक्स वायरसेस आर द लार्जेस्ट वायरसेस। Pox viruses are the largest viruses and they have the complex symmetry and they have the complex symmetry। ठीक है, तो ये जो होता है complex symmetry होता है, तो ये पॉक्स वायरस जो होता है सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, क्या गाइस आप लोगों को पता है स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है या फिर क्या होता है, पता है क्या आप लोगों को? पॉक्स वायरस जो होता है दे आर द लार्जेस्ट वायरसेस एंड दे आर द डीएनए वायरसेस। एंड डीएनए वायरस की बात करूं अगर मैं, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सो पॉक्स वायरसेस आर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, पॉक्स वायरस, लार्जेस्ट वायरस और स्मॉलेस्ट वायरस का नाम आप सब लोग लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक आई गेस हो गया है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चिकन पॉक्स आप सब लोगों को हुआ है, बचपन में हुआ है, सब लोगों को हुआ है, ये सब नो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चिकन पॉक्स जो है आप लोगों को हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय varicella zoster वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हर्पिस जोस्टर वायरस। ठीक है, तो चिकन पॉक्स जो होता है ये इज कॉज्ड बाय varicella जोस्टर वायरस, पोलियो वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस। कौन सा वायरस हो जाएगा? चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स जो होता है ये एक ऐसा डिसीज होता है, आप लोगों को पता होगा बचपन में कितना डेंजरस होता है, उसका स्पॉट निकलता है, उसका कैसा करके होता है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, दैट इज varicella जोस्टर वायरस। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, ये क्वेश्चन मतलब मिस्टेक हो गया है और इसी वजह से ये जो है क्वेश्चन के अंदर में आ गया है। सो चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय varicella जोस्टर वायरसेस। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? क्वेश्चन का आंसर तो सब लोगों को पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये ऑलरेडी दे चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वायरस इज रिलेटेड विद क्रैनियल नर्व? क्रैनियल नर्व्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बता देती हूँ। कितने नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है। 12 पेयर्स होते हैं, 24 नंबर्स होते हैं क्रैनियल नर्व, और उसका नाम जो है आप लोगों को याद रखना बिल्कुल चाहिए, उसका नाम जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना चाहिए। एंड यहाँ पे पूछा है जो 7th क्रैनियल नर्व, अब हिंट में आप लोगों को दे दिया है 7th क्रैनियल नर्व। व्हिच वायरस इज रिलेटेड विद क्रैनियल नर्व 7? herpes simplex, varicella जोस्टर, herpes जोस्टर, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऐसा वायरस हो जाएगा जो कि रिलेटेड है विथ क्रैनियल नर्व? 7th क्रैनियल नर्व के साथ कौन सा वायरस जो है वो रिलेटेड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौन सा वायरस जो होता है 7th क्रैनियल नर्व पे आप लोगों का एसोसिएटेड है या फिर रिलेटेड है? जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और हाँ, और एक चीज बता दूं, ये जो लिखा है ना आप लोगों को herpes simplex एंड herpes जोस्टर वायरस, ये दोनों वायरस जो होते हैं, ये एक ही है। herpes का 2 टाइप्स होता है, पहला होता है simplex herpes एंड herpes 2 is a herpes जोस्टर। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस 2 टाइप्स ऑफ herpes बिकॉज herpes 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कौन सा वायरस रिलेटेड होता है क्रैनियल नर्व के साथ? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज herpes जोस्टर वायरस जो होता है, herpes जोस्टर वायरस जो होता है, दिस वायरस इज रिलेटेड विद क्रैनियल नर्व 7। ठीक, क्वेश्चन हो गया ये वाला क्वेश्चन हो गया हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ किसिंग डिसीज? इसमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि किसिंग डिसीज है? किसिंग डिसीज क्या होता है? मतलब एक को दूसरे पे किसिंग के टाइम पे ही इट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल एंड मेनली
ये तो आप लोगों को यंगर जनरेशन में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इस किसिंग डिसीज का वायरस इसके पीछे कौन सा होता है, चलिए देखते हैं कितने बच्चों को पता है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन, बर्किट लिम्फोमा, बोथ ए एंड बी एंड ईबीवी इन्फेक्शंस। तो हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन जो होता है ये तो हर्पिस इन्फेक्शन है, ये तो आप लोगों को पता है। बर्किट लिम्फोमा जो होता है कहीं पे भी अगर इंक्रीज हो जाता है सेलुलर मास जो होता है, जैसे कि आप लोगों को फोटो में दिखाई दे रहा है, दैट इज द बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ईबीवी वैक्सीन, या फिर फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ईबीवी इन्फेक्शन। ईबीवी इन्फेक्शन का मतलब होता है एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन जो होता है, एप्स्टीन बार वायरस ये जो होता है, ये जो मेनली होता है, सब बच्चे जितने सारे बच्चे ये चीज को देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लें। ईबीवी इन्फेक्शन जो होता है, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है, ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है दैट इज associated with the kissing disease and it transforms from one individual to the another individual through kissing, इसीलिए उसे किसिंग डिजीज कहते हैं, ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेपेटाइटिस? आप लोग कितने सारी चीजें पढ़ाई करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ऐसे बहुत टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन क्या गाइस आप लोगों को पता है हेपेटाइटिस का क्या ही मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर एज वेल एज द स्प्लीन, डैमेज ऑफ लीवर, बोथ ए एंड बी, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? लीवर का और स्प्लीन का इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, या फिर पूरा टोटली लीवर जो है डैमेज हो जाना, या फिर बोथ हो जाएगा। हेपेटाइटिस का मतलब हेपेटाइटिस इज रिलेटेड टू लीवर, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू लीवर, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि लीवर एंड स्प्लीन दोनों दिया हुआ है। अगर ए नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा क्योंकि बोथ दिया गया है। तो या फिर ये डैमेज ऑफ लीवर हो सकता है या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो सकता है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं हेपेटाइटिस जो होता है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। यस, लीवर जब आप लोगों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सो दैट ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एंजाइम आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इन द लीवर और इन हेपेटाइटिस? कौन सा एंजाइम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ लीवर डिसीज और इन केस ऑफ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस क्या होता है हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया। हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों का इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हुआ है या फिर एसोसिएटेड डिसीज रिगार्डिंग लीवर हुआ है तो आप लोगों के लिए कौन सा एंजाइम जो है बहुत ही क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एसजीओटी एंड एसजीपीटी, कोआगुलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और द ऑल ऑफ द अबव। ये चार के चार ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे होगा, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ लीवर और इन केस ऑफ हेपेटाइटिस? दोनों सेम ही है, रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद द लीवर। तो कोआगुलेज एंजाइम आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा ना, स्टाफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंशिएट जो होता है कोआगुलेज। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है आप लोगों का एमाइलेज एंजाइम? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनाटॉमी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा एमाइलेज एंजाइम का क्या ही काम होता है, ठीक है। कोआगुलेज नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। तो आप लोगों को मिल जाएंगे यहीं पे एएलपी, एएलटी आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा ना। एसजीओटी, एसजीपीटी जो होता है, ये दोनों एंजाइम्स जो होते हैं बहुत दे आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ एनी लिवर डिसीज और इन केस ऑफ हेपेटाइटिस। याद रखना सब लोग, एसजीओटी एंड एसजीपीटी दीज आर द लीवर एंजाइम्स, ठीक है। जब आप लोग एलएफटी करते हो ना, लीवर फंक्शन टेस्ट करते हो, तो कौन सा वाला टेस्ट करते हो? कौन सा वाला टेस्ट करते हो इन केस ऑफ हेपेटाइटिस और इन लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए? जाके अच्छे से बुक्स और नोट्स अपना देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये दिया गया है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस? तो जैसे कि हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं वायरोलॉजी के रिगार्डिंग, सो पोलियो वायरस जो होता है आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब लोगों ने बचपन में लिया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले तो था लेकिन अभी
हम लोग अबोलिश करने वाले हैं इसे। तो पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है व्हेन वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू योर बॉडी बट इट इज असिम्प्टोमेटिक। आप लोगों को सिम्टम कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एसिम्प्टोमेटिक। आपके बॉडी में वायरस एंट्री कर चुका है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आया है। जब 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन कितना दिन तक वो मिनिमम उसका असिम्प्टोमेटिक नेचर में अपने बॉडी में रह सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा, कितने दिन घंटे या फिर हफ्ते के अंदर में पोलियो वायरस जाके अपना जो है काम दिखाएगा। ठीक है, तो कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है? कितने बच्चों को पोलियो वायरस सबसे इंपॉर्टेंट है पोलियो वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 to 14 डेज जो होता है, 7 से 14 डेज जो होता है ये रहता है आप लोगों का इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। ठीक, चलिए चलते हैं आज का हमारा फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड द क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईजर आर ओपीवी। मतलब ईज भी हो सकता है, मतलब एक हो सकता है, या फिर आर यानी 2 भी हो सकते हैं। तो सक वैक्सीन, सबीन वैक्सीन, बोथ एज वेल एज नॉन ऑफ द अबव। तो इतना तो आप लोगों ने कॉलेज टाइम में सेमेस्टर एग्जामिनेशन के टाइम पे पढ़ लिया होगा, दोनों तो नहीं होगा। एक होता है ओपीवी और द ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरा होता है आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। दोनों सेम कभी नहीं हो सकते, यानी ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा ओपीवी और द ओरल पोलियो वैक्सीन? सो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉविन वैक्सीन। सॉविन वैक्सीन जो होता है दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, और सॉक वैक्सीन जो होता है दैट इज आईपीवी और द इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। याद रह जाना चाहिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक थ्योरी, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।